गुड इवनिंग आप सभी को। आई होप मेरा आवाज आप सभी तक पहुंच रहा होगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, आवाज आ रही है सर आपकी। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? ऐसा ना हो Good कि evening, sir. क्योंकि मैंने ब्लूटूथ एयरबड्स आ लगाए रही है इसलिए सर, आ मैं रही है। पूछ रहा हूँ आपसे। आ रही है? थैंक यू थैंक यू। मेरी स्क्रीन ना दिखे, मेरा आवाज कट हो रहा है, नॉइज है, तो मुझे प्लीज बता दीजिए। थैंक यू गाइस। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना सबका, सबको? यस सर। सिलेबस का पीडीएफ मैंने ओपन किया है। ठीक है ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में हमने देखा था, तो फैक्ट्रीज एक्ट देखा था, पीओसीडब्ल्यू एक्ट देखा था। ठीक है, आज हम कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन रूल, डॉक वर्कर एक्ट, माइंस एक्ट और महाराष्ट्र फायर एक्ट देखेंगे। ठीक है, अब जब आपको मैंने सिलेबस का पीडीएफ भेज दिया है, ठीक है, तो आप भी ये देख सकते हो कि कौन कौन से एक्ट या फिर कौन कौन से टॉपिक के ऊपर हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि मैंने पिछले लेक्चर में भी दिखाया था कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, और आगे भी मैं ये इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा टाइम टू टाइम। दूसरा चीज, ये सारे एक्ट के अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है तो किताबें खरीदिए, स्टडी करना है तो ऑनलाइन पीडीएफ से भी काम चल जाएगा आपका। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन रूल 2016 एंड एज अमेंडेड। ठीक है, जब हम अमेंडेड की बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इसका जो भी अपडेट हुआ है, ठीक है, उसकी बात करते हैं कि इसमें कितने अमेंडमेंट आए हैं, क्या क्या चेंजेस हुआ है, उसकी बात करते हैं। मैं आपको एक्ट या गवर्नमेंट का कोई भी रूल है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंटर का हो, डाउनलोड किस तरीके से करना है उसका मैंने बताया था आपको। अगेन, एक्ट के लिए मेरा फेवरेट वेबसाइट इंडिया कोड है, तो उस पर से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि ये साइट कभी कभी सर्वर इशू भी रहता है, तो वो भी ख्याल रखिएगा। तो हम कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन रूल की बात करते हैं। ठीक है, एंड एज अमेंडेड। अब यहाँ पर इंडिया कोड की वेबसाइट पर जाइए, indiacode.nic.in, कंस्ट्रक्शन डालिए, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन रूल्स आ रहा है क्या कुछ? नहीं, ये सारे एक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हम ये ढूंढ नहीं सकते। अगर आपको याद होगा तो मैं कंस्ट्रक्शन टाइप किया था। ठीक है, तो फिर ये कहाँ से मिलेगा? तो मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन
एंड डिमोलिशन रूल्स जो है उसका ऑनलाइन सर्च किया, उसका पीडीएफ डाला। एक सेकंड मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर। विंडो चेंज कर देता हूँ। यस, ये इंडिया कोड का वेबसाइट है, अभी आप शायद देख पा रहे होगा। अब इसमें मैंने कंस्ट्रक्शन टाइप किया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में सर मुझे स्क्रीन कौन सा, शेयर हुआ है क्या सर? यस यस अभी हुआ है। पिछला पिछला वाला सिलेबस का पीडीएफ था, ठीक है। अभी मैंने इंडिया कोड का स्क्रीन वेबसाइट कुछ दिख आपको, नहीं रहा है सर। एक सेकंड आएगा, डोंट वरी। आप सभी को दिख रहा है क्या स्क्रीन? यस यस सर। सर दिख रहा दिख रहा है है। ना? यस ठीक है। सर। जिसको नहीं दिख रहा है आप एग्जिट करके वापस ज्वाइन कर दो, तो इमीडिएटली आपको दिख जाएगा 1 मिनट में, ठीक है। एग्जिट करने के बाद ज्वाइन करने के लिए सेम लिंक पर आप टच कीजिए, आप इमीडिएटली ज्वाइन हो जाओगे। अब यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन टाइप कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो भी सजेशंस आ रहा है वो मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन उसमें मुझे जो चाहिए वो नहीं है। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन रूल 2016 वो नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो अब क्या करें? अब सीधा गूगल पर जाइए, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन रूल्स, ठीक है, 2016, और उसके आगे पीडीएफ टाइप कीजिए और सर्च कीजिए। जहां जहां पर ऐसा पीडीएफ ऑप्शन रहेगा उस पर आप क्लिक करोगे तो फिर वो आ जाएगा। ओके। अब यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर रूल्स की बात हो रही है, हाँ याद रखना, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन रूल्स 2016। तो जैसे मैंने पहले वेबसाइट ओपन किया, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। अब जब मैं ये टाइटल पढ़ता हूँ तो मेरे ध्यान में ये आता है कि ये एक रूल है, ठीक है। तो अगर ये रूल है तो पॉसिबल है कि इसका कोई एक्ट भी होगा, क्योंकि मैं लेजिस्लेशन सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अगर ये रूल है, रूल्स है, तो इसका कोई एक्ट भी है। तो वो कैसे पता करूँ कि कौन सा एक्ट है? तब मैं इस पीडीएफ को डाउनलोड करता हूँ या फिर इस पर क्लिक करता हूँ, तब ये ओपन होता है, ठीक है। अब इसका एक्ट क्या है वो मैं पढ़ लेता हूँ। सबसे पहले तो टाइटल ये है कि कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, ओके, ये है। अब इसका एक्ट कौन सा है? तो अगर मैं ऊपर जाऊं थोड़ा सा, यहाँ देखो, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो ये क्या है? इसका प्राइमरी एक्ट है। अब मैं अगेन मेरे वेबसाइट पर जाऊंगा और यहाँ पर मैं एनवायरमेंट टाइप करूंगा, एनवायरमेंट, ठीक है। आ गया मेरा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और उसके अंडर ये रूल्स है। अभी आप समझ गए? तो उसके अंडर कौन कौन से रूल्स है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये सारे उसके रूल्स है। तो जो भी मेरे पास अभी लाइब्रेरी में मेरे पास किताबें हैं, उसमें सबसे मोटी किताब जो है वो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की, मैं आपको सच बता रहा हूँ। और हर साल इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे अपडेट्स आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 100 एंट्रीज आपको दिखा दी, तो उसके कितने एक्ट है देख लीजिए। 203 इसके अंडर अमेंडमेंट्स और रूल बने हैं। कितना? 203। ओके। अब मैं थर्ड पेज पर जाऊंगा। मेरा कौन सा था? कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। तो ये पीडीएफ में यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा, अगर मैं अभी तीसरे पेज पर जाऊँ लेटेस्ट वाले, तो उसमें भी चेंजेस है 2025 में, देखो, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, एनवायरमेंट कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2025, मतलब अप्रैल में इसका क्या आया है अभी? अपडेटेड जो भी है अमेंडेड वर्जन आया है 2025। हालांकि उसका पीडीएफ है ऑलरेडी मेरे पास। सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दिख रहा है आपको? कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2025। क्लिक किया, मेरे पास आ गया। दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, बाइलिंगुअल। लेकिन ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिलेबस में सिर्फ 2016 तक ही है, याद रखना। अब यहाँ पर ये दिख रहा है, इन्वायरमेंट कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2025। कब से ये इन्फोर्समेंट होगा इसका? 1 अप्रैल 2026। लागू कब से होगा? 1 अप्रैल 2026 से, मतलब अगले साल से भी 6 महीने इसको। तो ये है।
लेकिन क्या है, इसमें मैं आपको कह रहा हूँ ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको सिर्फ 2016 में से ही क्वेश्चन आएंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे। अभी क्लियर है? अभी आप समझ रहे हो मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ यस पर? यस सर। ओके, तो जी सर। इस तरीके से आपको ये सारी चीजें ढूंढना है दोस्तों, और रेफर करना है। रेफर करना है, मैं तो 1 साल सिखाऊंगा चला जाऊंगा, आगे क्या करोगे? तो इस तरीके से आपको ढूंढना है, पता करना है सारी चीजें। इंडिया कोड मैंने आपको बता दिया है, और दूसरे एक्ट किस तरीके से ढूंढते हैं वो भी बता दिए, और डिपार्टमेंट कौन सा है वो भी आपको पता चल जाएगा अपने आप ही। अब आते हैं एक्ट के ऊपर, ठीक है। 2016 शायद 2 पेज पर होगा। यस, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन रूल्स। डेवलपर प्रोजेक्ट फुल स्क्रीन करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। पब्लिश इन गैजेट ऑफ द इंडिया, राजपत्र में ये हुआ है। जनरल जीएसआर मतलब जनरल स्टैट्यूटरी रूल्स होता है। 317 इसका उस साल का नंबर रहेगा, सीक्वेंस नंबर। ई मतलब ई का मतलब क्या रहता है, जैसे कि इमरजेंसी या एग्जेम्पलरी, ऐसा कुछ स्पेशल एडिशन में आता है इसका, ठीक है। टाइटल हम देखते हैं सबसे पहले। रूल 1 में रूल्स है, इसीलिए मैं इसको रूल 1 कह रहा हूँ। अगर ये एक्ट रहता तो मैं कहता कि सेक्शन 1, तो ये डिफरेंस है। एक्ट में अगर लिखा रहता तो मैं इसे सेक्शन 1 कहता, रूल में लिखा है इसलिए मैं कह रहा हूँ रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। दिस रूल शैल बी कॉल्ड कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। मतलब कंस्ट्रक्शन या फिर डिमोलिशन ऐसे वर्क में जो भी डेब्रीज या फिर जो भी वेस्ट ये हो रहा प्रोड्यूस हो रहा है, उसका मैनेजमेंट से रिलेटेड ये रूल्स है। और आपको बताओ, ये अभी 2025 में और भी स्ट्रिंजेंट हुआ है, रिसाइकलिंग इसमें बढ़ा है, क्योंकि ईएसजी का भी आपको पता है कि आ चुका है, ठीक है। तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ गई है, तो रिसाइकलिंग का रेशो भी बढ़ गया है, आगे मैं बताऊंगा आपको। दे शैल कम इनटू द फोर्स ऑन द डे ऑफ देयर पब्लिकेशन, मतलब सेम डे पर ये एनफोर्स भी होगा। फिर नंबर 2, एप्लीकेशन, ये कहाँ पर अप्लाई रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा किन के लिए? द रूल शैल अप्लाई टू द एवरी वेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम, जहां जहां से वेस्ट आएगा, जैसे कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, रिमॉडलिंग, रिपेयर, डिमोलिशन ऑफ एनी सिविल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी हु जनरेट्स कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट सच एज बिल्डिंग मटेरियल, डेब्रिज एंड रबल। तो इन सब पर, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, इन पर ये अप्लाई रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा। रूल नंबर 3, उसमें दिया है सारे डेफिनेशंस। डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एक्ट, कौन सा एक्ट है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन किसे कहा जाना चाहिए? इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ इरेक्टिंग ऑफ बिल्डिंग और बिल्ट फैसिलिटी और अदर स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। इसका और एक डेफिनेशन है बीओसीडब्ल्यू एक्ट में, वो एक कॉम्प्रहेंसिव है, जिसे हम बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क का डेफिनेशन कहते हैं। जब आपको बताओ, जब कोई कोर्ट केस लड़ा जाता है, जब ये सबमिशंस होता है, तब डेफिनेशंस अलग अलग एक्ट से रेफर भी की जाती है। तो जो सबसे ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन जिस एक्ट में या रूल्स में रेफर की जाती है, उसको सबमिटेबल या फिर एडमिसिबल कहा जाता है। अब मैं तो कोई लॉयर नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है, कुछ प्रोसेस में इन्वॉल्व भी रहा हूँ मैं, तो ये चीजें थोड़ी बहुत मालूम है। दूसरा, मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है, जब कोई लिटिगेशन या कोई कोर्ट मैटर रहता है, तो जनरली सिनेमाज में, मूवीज में दिखाया जाता है कि ज्यादातर हियरिंग चलती है, मतलब वकील उनकी दलीलें रखते हैं। तो मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, सबसे ज्यादा पेपर वर्क रहता है। 90% टाइम सारा चीजें पेपर वर्क में ही चला जाता है। एप्लीकेशंस करो, ये करो, वो करो, पेपर वर्क इकट्ठा करो, रेफरेंस दो। पेपर वर्क में 90% टाइम चला जाता है, हियरिंग या फिर आर्ग्यूमेंट्स में 10% टाइम रहता है। आप में से भी कुछ लोग अगर इन्वॉल्व रहे रहे होंगे तो उनको भी शायद ये पता होगा, इंक्वायरी वगैरह, इन्वेस्टिगेशंस में। नेक्स्ट, सी, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये किसको कहा जाता है? इट मीन्स द वेस्ट कंप्राइजिंग ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, चाहे वो डिब्रीज, रबल रिजल्टिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, रिमॉडलिंग, रिपेयर, डिमोलिशन। डिमोलिशन मतलब किसी स्ट्रक्चर को गिराना, किसी बिल्डिंग को गिराना।
जैसे सिविल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। अब सिविल स्ट्रक्चर सब भी है, सब सिविल स्ट्रक्चर आएंगे इसमें। ओके, डिकंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, ये सब डेफिनेशन दी गई है, आप आगे पढ़ सकते हो। फॉर्म मीन्स अ फॉर्म एनेक्स्ड टू दिस रूल। एनेक्स का मतलब क्या रहता है? एनेक्चर्स। ये रूल्स के नीचे सब आपको एनेक्चर मिल जाएंगे, फॉर्म 1 फॉर्म 2 जो भी रहेंगे वो। और ये फॉर्म्स के नंबर इंपॉर्टेंट इसलिए है, जनरली जब आपको बीओसीडब्ल्यू का लाइसेंस निकालना है तो कौन सा फॉर्म नंबर के लिए अप्लाई करोगे। उसके बाद अगर फायर एक्ट का क्वेश्चन आता है जनरली कि फॉर्म बी किसे कहा जाता है, कौन से महीने में सबमिट किया जाता है, ये कॉमन और जनरली क्वेश्चन आते हैं। आसान रहता है, लेकिन आपको बताओ सबसे टफ सब्जेक्ट यही है, सबसे वास्ट सिलेबस इसी सब्जेक्ट का है। ठीक है, आगे शेड्यूल। शेड्यूल दिए जाते हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। एट द एंड ऑफ दिस रूल, सर्विस प्रोवाइडर किसे कहा जाना चाहिए? या सर्विस प्रोवाइडर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इट मींस द अथॉरिटी हु प्रोवाइड सर्विसेज लाइक वाटर, सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, रोड, ड्रेनेज, ओपन जनरेट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन बेस। यस, अगर मुझे कोई वाटर सर्विस देनी है, जैसे कि मेरा प्लम्बिंग का काम है, प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कोर कटिंग करना पड़ेगा, ठीक है, पाइप का इंस्टॉलेशन वगैरह करना पड़ेगा, ड्रिलिंग वगैरह करना पड़ेगा, बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज उसमें इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट जनरेट होगा। सीवरेज में भी मुझे एक्सकेवेशन करना पड़ा तो क्या होगा फिर? कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। तो मिट्टी भी क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट ही कही जाएगी। अगेन, अंडरग्राउंड कोई इलेक्ट्रिसिटी है या फिर बिल्डिंग में कोई इलेक्ट्रिसिटी का इंस्टॉलेशन करना है तो वहां पर भी ये होगा। रोड्स हो गया, ड्रेनेज हो गया, तो यहाँ पर ये सर्विसेज के लिए जो भी कंपनी है उसको सर्विस प्रोवाइडर किया जाएगा, कहा जाएगा। सेकंड, ये सर्विसेज प्रोवाइड करने में उस साइट पर जो भी वेस्ट डेब्रिज जनरेट होगी, प्रोड्यूस होगी, उसको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट कहा जाएगा। आगे, वेस्ट जनरेटर किसे कहा जाता है? इट मीन्स एनी पर्सन और एसोसिएशन। वो एक इंसान भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, या फिर कोई एसोसिएशन भी हो सकती है ऑफ अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग इंडियन रेलवे भी वेस्ट जनरेटर हो सकता है। एयरपोर्ट, port, harbor, and defense establishment to undertake construction of or demolition of any civil structure which generate construction and demolition waste। ठीक है, तो इन सबको वेस्ट जनरेटर कहा जाना चाहिए। ऑलमोस्ट सबको ही, जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उससे वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो उन्हें वेस्ट जनरेटर कहा जाएगा भाई। तो ये कॉम्प्रहेंसिव एक डेफिनेशन दिया गया है ऑलमोस्ट। रूल 4, ड्यूटीज ऑफ वेस्ट जनरेटर इंपॉर्टेंट, के क्या इनका ड्यूटी होना चाहिए। एवरी वेस्ट जनरेटर शाल प्राइमा फेसी बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब इनका ड्यूटी क्या है? कलेक्शन, सिग्रीगेशन ऑफ कॉन्क्रीट, सॉइल एंड अदर एंड स्टोरेज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन ऑफ वेस्ट जनरेटर। मतलब क्या? सबसे पहले तो सारा जो वेस्ट है कंस्ट्रक्शन में हुआ उसको कलेक्ट करें, उसको सिग्रीगेट करें, अलग अलग करें भाई। कंक्रीट अलग किया, मिट्टी अलग की, जो भी स्टील वगैरह है वो उसको अलग कर दिया, तो ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। देन स्टोरेज करें, ठीक है, डिमोलिशन जो भी हुआ है, वेस्ट जनरेट हुआ है, ठीक है, और जो भी उनका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गाइडलाइन है उसको फॉलो करें, सिंपल एज दैट। और ये वेस्ट को रिसाइकलिंग करने का भी क्राइटेरिया दिया गया है रूल्स में, अभी आगे भी आएगा वो, तो आपको बताऊंगा। Number two, the generator shall ensure that other waste, such as solid waste, does not get mixed with this waste and is stored and disposed separately. Solid waste को separately disposed किया जाना चाहिए। 3, sub rule 3, waste generator who generate more than 20 tons or more in one day or 300 tons per project in a month shall segregate the waste into 4 streams। कोई भी वेस्ट जनरेटर, कोई भी कंपनी अगर दिन में 20 टन या उससे ज्यादा वेस्ट जनरेट करता है, मैं वेस्ट की बात कर रहा हूँ, रॉ मटेरियल उनकी नहीं, वेस्ट ओनली, हाँ याद रखना। 20 टन या उससे ज्यादा का अगर कोई वेस्ट जनरेट कर रहा है तो उसको 4 स्ट्रीम्स में, 4 क्लासेस में उसको डिवाइड करना पड़ेगा। नंबर 1 कंक्रीट हो गया, सॉइल हो गया मतलब मिट्टी हो गया, स्टील हो गया, वुड, प्लास्टिक, ब्रिक, मोर्टार, ठीक है। तो इन सब कैटेगरीज में, स्ट्रीम्स में उनको डिवाइड करना पड़ेगा। या फिर पूरा प्रोजेक्ट मिला के अगर 300 टन से ज्यादा अगर हो रहा है एक मंथ में, तो फिर उसको
क्या करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड करना, सेग्रीगेट करना पड़ेगा। देन shall submit waste management plan, अब उसको वेस्ट मैनेजमेंट प्लान भी सबमिट करना है, एंड गेट appropriate approval from local authority बिफोर स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन और रिमॉडलिंग, जो भी काम है तो उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, वेस्ट मैनेजमेंट प्लान उसको दिखाना पड़ेगा। दैट्स इट। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर, और क्वेश्चन का आंसर आप ही दोगे। मुझे पता है आप में से बहुत सारे सेफ्टी ऑफिसर कंस्ट्रक्शन में है या सेफ्टी प्रोफेशनल कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, और उन पर ये रूल्स अप्लाई होता है, और आप ऑलरेडी आप उसको कंप्लाई करते हो, फॉलो करते हो। मुझे प्लीज बताइए कि कौन कौन से प्रैक्टिसेस आपके साइट पर फॉलो होती है फॉर द सिग्रीगेशन या फिर वेस्ट मैनेजमेंट प्लान और उसके इम्प्लीमेंटेशन। वेस्ट मैनेजमेंट प्लान और उसके वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, वेस्ट मैनेजमेंट प्लान सर। बताइए। सर कंस्ट्रक्शन आप बनाते स्टार्ट हो? होने से पहले वेस्ट मैनेजमेंट प्लान सबमिट करना पड़ता है। ओके। और उसमें कौन कौन से कंटेंट रहते हैं, जैसे कि आप जो भी वेस्ट कलेक्टर है उनको दोगे, कितना परसेंट फॉर्म नंबर रिसाइकल 10 करोगे? रहता है। हाँ जी बोलिए। बटन रहता है उसमें वेस्ट मैनेजमेंट का, उसमें सब सबमिट रहता है सब। जी ओके ओके, बोलिए राम सिंह, बोलिए। अरे जो भी हमारे पास स्क्रैप ये निकलता है, हर जैसे मेटल है, रिलायंस में मेटल का अलग डाल देता है, वुडन है उसका अलग डालता है, ताकि वो फिर से सेल हो सके इसका। और ग्लास है अच्छा। उसका अलग है, स्क्रैप भी सेल कर लेता है। ओके बलिराम जी, मुझे बताइए आपके साइट पर जितना भी कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट जनरेट होता है उसमें से कितना परसेंट आप रिसाइकल करते हो, ऐसा कुछ टारगेट है? सर रिसाइकलिंग के लिए जितना 75% होना भी चाहिए। वेस्ट अगर वो फिर से कामयाब हो सकता है तो सारे रिसाइकल हो ही जाता है। जैसे हमारे पास कोक है, डस्ट है कोक का, उसको भी रिसाइकल करके ये सेल कर देता है। ओके ओके, केवल ये मतलब पॉलीथीन वगैरह जैसे है या गत्ता वगैरह है, यही इसका केवल वेस्ट जाता है। बाकी हर चीज एवरीथिंग ये अपना ये स्क्रैप करके और ये वेस्ट करके और सेल कर लेता है। ओके। अच्छा, आप जिस पर्सन को स्क्रैप देते हो उनसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेते हो ताकि आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सबमिट कर पाओ? क्या वो ऑथराइज है, सर उनका वो हम लाइसेंस लोगों लिया के जाता है? चीजें नहीं है हाँ। सर, वो रिलायंस ही अपना ये करती है, वो हम लोगों को कॉन्ट्रैक्टर को अलाउ नहीं करती। ओके ओके, तो क्लाइंट करता है। अतिउल्लाह जी प्लीज आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जैसे सर, जैसे अभी अपन मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट अथॉरिटी उसका मतलब बेस्ट कलेक्शन सर्टिफिकेट मांगते हैं कि वो ऑथराइज अप्रूवल है कि नहीं। तो अब स्टेट बोल रहा है कि हमारा महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से वो मतलब अप्रूव होना चाहिए BCWL के अकॉर्डिंग। और बेस्ट कलेक्शन का सपोज मान लो मेरा इंटीरियर का ज्यादा वर्क चल रहा है, तो मोस्टली हम ट्राई करते हैं कि 75% हमें यूज में हो ही जाना चाहिए। लाइक हमारा ड्राइवर का मोस्टली काम चल रहा है, तो कभी कभी क्या होता है सर, वो मैं 80% या 90% तो वेस्टिंग में चला जाता है जो रिसाइकल करने में अनयूज में होता है। लेकिन स्टेट हुआ, चैनल हुआ, समथिंग ऐसा 75% हम ट्राई करते हैं कि यूज में ही हो जाए। लाइक बहुत सारी एक्टिविटी छोटी छोटी आ जाती है जिसमें हम उसको यूज ही कर लेते हैं। ओके गुड। माधवेश जी बोलिए, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? और सर मेरा एक्सपीरियंस वेस्ट मैनेजमेंट में है ऐसे। एक्चुअली में हमारे यहाँ तो कैटेगराइजेशन है। फर्स्ट हाँ। वो वेस्ट है जो हम इंसिनरेट करने के लिए जो वेंडर्स होते हैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड उनको दे देते हैं। ओके। उनकी अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे स्पेंट ऑयल की हमारी होती है, ऐसे 5.2 की कैटेगरी है वेस्ट मैनेजमेंट रूल के थ्रू। एंड हाँ। साल्ट की है, वो अलग है। केमिकल स्लज की अलग है। कुछ केमिकल, मैं बेसिकली एपीआई केमिकल से बिलोंग करता हूँ, इंडस्ट्री से। तो हम ओके हमारे यहाँ कुछ केमिकल हैं जो हाईली मदर लिकर सॉल्वेंट बन जाते हैं, जिसमें हमारे ओके सॉल्वेंट की क्वांटिटी रहती है। और कुछ मटेरियल है जिनको हम ट्रीटमेंट के थ्रू सॉल्ट कन्वर्जन कर लेते हैं। जैसे एक हमारा केमिकल है, उसमें केसीएल रिकवर करते हैं, तो वो हम अच्छा रिसाइकलर्स को भेजते हैं। और स्पेंट ऑयल है, ओ, उनको भी रिसाइकलर्स को भेजते हैं। तो इसमें भेजने के लिए सबसे पहले हम मैनिफेस्ट तैयार करते हैं जो फॉर्म 8, बराबर। 9 और 10 रहता है। बेसिकली फॉर्म 10 रहता है, 8 और 9 वो इंस्ट्रक्शन रहता है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए। और ये फॉर्म के साथ साथ हम रिसाइकलर्स का इनवॉइस बिल भी जनरेट करते हैं।
तो जब हम रिसाइकलर को शेयर कर देते सेंड कर देते हैं, तो वहां से हमें उनकी रिसीविंग कॉपी, ऑरेंज कॉपी एंड फाइनली एक ग्रीन कॉपी रहती है, वो हमें वापस सेंड कर देते हैं। तो ये दो चीज हम गवर्नमेंट को दिखाने के लिए रखते हैं मैनिफेस्ट के 2 पेज। ओके, थैंक यू। अभी मैं आपको सबको बता दूं, अभी माधवी जी ने जो एक्सपीरियंस शेयर किया, आपको बताओ कि वो हजार्डस मटेरियल का ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स में आता है, ठीक है। वो भी अगेन एनवायरमेंट एक्ट का ही है। तो सोचो, तो मैनिफेस्टो एक डिफरेंट चीज आता है, और ये अपना जो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट है वो अलग इसमें आता है। तो फैक्ट्रीज पर ऑलमोस्ट ऐसा समझ लीजिए आप कि फैक्ट्री के वेस्ट पर उस पर मैनिफेस्ट जो सिस्टम है तो वो एप्लीकेबल रहता है। कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन रूल्स एप्लीकेबल रहता है। डोंट वरी, हम जैसे आगे आगे डिस्कस करके उसके बारे में भी क्लेरिफिकेशन आ ही जाएगा। नियाज अहमद जी बोलिए ना। सर हमारे इसमें एक थर्ड पार्टी वेंडर है जो कंक्रीट वेस्ट हो गया, मतलब पीओपी वेस्ट हो गया, ये सभी ले जाने के लिए उनसे हम लोग एक लेटर ले लेते हैं कि वो वेस्ट को किधर मतलब डंप करेगा, या कोई कंस्ट्रक्शन मतलब काम चल रहा है लैंड में मतलब वो डंप करेगा। वो हमको एक लेटर देता है कि उसका आगे क्या करेंगे बोल के। वो हम जाके जो भी गवर्नमेंट का जो बंदे हैं ना उनको वो पूछेंगे तो हम लोग वो सबमिट कर देते हैं सर। अपना साइट में तो ऐसा चल रहा है। नियाज जी, आपका एक साइट कौन से स्टेट में है? बेंगलुरु। बेंगलुरु, मतलब कर्नाटका। कर्नाटका। अब हम्म। तो अभी इन्होंने जो लेटर लिया है इसका मतलब क्या है कि एंड यूजर जो है या फिर जो भी रिसाइकलर है जिसके पास लाइसेंस है, अथॉरिटी है जो वेस्ट कलेक्ट करने का और उसको प्रोसेस करने का, ठीक है, तो वो आगे जाके क्या करने वाला है, एंड यूज सर्टिफिकेट या एंड यूजर सर्टिफिकेट वो उनसे कलेक्ट कर हाँ लेते हैं, ताकि कोई भी अथॉरिटी यहाँ पर क्वेश्चंस करे। जैसे कि जनरली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये सारे एक्ट मतलब सारे रूल्स और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को रेगुलेट करने वाली बॉडी है, याद रखना। जैसे कि फैक्ट्री एक्ट को डिश डिपार्टमेंट, जिसे हम फैक्ट्री डिपार्टमेंट भी कहते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेल्थ रेगुलेट करती है। उसी तरीके से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और उसके तहत जो भी सारे रूल्स आते हैं, ठीक है, उनको रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और उसके अंडर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अगर गुजरात के ले लीजिए तो गुजरात कंट्रोल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, कर्नाटका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं इनको रेगुलेट करते हैं, इनके ऑफिसर्स रेगुलेट करते हैं। आपकी साइट को, आपके फैक्ट्री को विजिट करके जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो मांग सकते हैं। नंबर 2, सब स्टेट के पास अपने अपने ऑनलाइन पोर्टल्स है जिस पर वो फॉर्म नंबर जो भी है 8, 9 और 10 वो सबमिट कर सकते हैं, ताकि और जो भी उनके रिसाइकलर है, वेस्ट कलेक्टर है, उनको भी इंटीमेशन चला जाता है, वो भी कलेक्ट करने आ जाते हैं। अब उसका कोटा रहता है, उसकी कुछ फीस भी रहती है जो कि फैक्ट्रीज और साइट यहाँ पर उनको देती है, ठीक है। इनकार्सनेशन का मतलब होता है कि कुछ केमिकल्स या फिर कुछ चीजें जो होती है वेस्ट उनको जलाया जाता है, याद रखना। लैंड फिलिंग का मतलब होता है कि मतलब लैंड फिलिंग, आसान भाषा में कोई समझाएगा लैंड फिलिंग क्या रहता है कि जमीन में गाड़ दिया जाता है, इस तरीके से मैं कह सकता हूँ उसको। लैंड फिलिंग कोई और समझा पाएगा स्टूडेंट्स को? लैंड फिलिंग आसान लैंग्वेज में लैंड फिलिंग किसे कहते हैं? वही सर, मिट्टी के अंदर गाड़ना, मिट्टी खोद करेक्ट, करके जमीन उसके के, अंदर गाड़ देना, ऊपर से मिट्टी डाल देना यस, तो उसे हम लैंड फिलिंग। जमीन के थैंक अंदर। यू मिलन जी। ओके, हेलो हेलो सॉरी हेलो मेरा माइक सर म्यूट था। आवाज 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 आ ब्रेक हो रही रही है? है यस यस, मुलायम जी, थैंक यू। सर। ओके ओके। हाँ सर। ओके, हेलो हाँ माधव जी सर। बोलिए। हाँ सॉरी सर, वो मैं भी म्यूट करके ही बोल रहा था तब से। तो अच्छा, मैं कह रहा, हाँ, लैंड फिलिंग बेसिकली सर, जैसे गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बॉडी वेस्टेज को लेकर जाती है, जिसमें मतलब कोई हमारे यहाँ वेस्ट जो जनरेट होता है,
जिसको हम किसी शहर से दूर या एक ऐसे एरिया में कोई गड्ढा खोदते हैं, खोदने के बाद से उसको या तो प्लास्टिक में या फिर किसी चीज में उस एरिया को कवर कर देते हैं, और उसमें जो लीचेट वाटर होते हैं ना, तो वाटर को भी मतलब हाँ वेस्ट को उसमें डाला ताकि मिट्टी कंटामिनेट ना हो, और उसके बाद से उसमें जो वाटर लीचेट होकर आता है उसको हम ट्रीट करते हैं। और उसमें अगर जैसे क्या होता है बायोलॉजिकल स्लज वगैरह रहते हैं तो उसमें गैसेस भी जनरेट होते हैं, तो वो एनारोबिक सिस्टम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, तो उसके लिए गैस की पाइपलाइन भी निकाल देते हैं ताकि मेथेन गैस भी निकल जाए। तो ये सारे प्रोसेस एक लैंड फिलिंग का एक प्रोसेस हो जाता है कम्प्लीटली। आसान भाषा में माधवी जी अगर इसे कहा जाए तो जो भी कचरा है हम गड्ढा करके जमीन में गाड़ देते हैं, क्या ये सही है सबको समझने के लिए? यस और नो? हाँ सर, सब क्योंकि मेरे अंडरस्टैंडिंग में तो वही है। और थैंक यू, आप इतने डीपली बता रहे हो, आपका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो मुलायम जी, अतिउल्लाह जी, माधव जी, थैंक यू सो मच। इससे क्या होता है कि आपको भी ये सारी चीजें पता चलती है। ठीक है, अब ड्यूटी सर्विसेज आपने सुन लिया, वही है कि लोकल अथॉरिटी को इंटीमेट कीजिए, उनके डॉक्यूमेंट अपने पास रखिए ताकि कोई भी अगर अथॉरिटी आती है तो उनको दिखा सके। और आपको बताओ क्या, अथॉरिटी आती है सिर्फ उनको दिखाने के लिए, ये बस डॉक्यूमेंट हम इकट्ठा कर रहे हैं उसको मेंटेन कर रहे हैं, ये पर्पस नहीं है। इसका मेन पर्पस क्या है पता है आपको? कि क्या हम जो भी कूड़ा कचरा यानी कि वेस्ट जो है कहीं गलत जगह पर तो नहीं डंप कर रहे हैं, जिससे और भी पोल्यूशन हो, जिससे लोगों को परेशानी हो, जिसको एनवायरमेंटल डैमेज हो। तो उसको मेक श्योर करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये सिस्टम लगाया है, ये रूल्स लगाया है, ताकि आप जो भी आपके कंस्ट्रक्शन साइट पर जो वेस्ट जनरेट हो रहा हो उसका डिस्पोज सही जगह पर हो, ये पर्पस है, बाकी कुछ नहीं है। अभी आप शायद समझ पा रहे हो। 7 रूल 7 इसका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया फॉर स्टोरेज, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग फैसिलिटीज फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर देखिए, ऑपरेटर ऑफ द फैसिलिटी शैल अप्लाई फॉर्म 1 फॉर ऑथराइजेशन फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जिनका भी माइक चल रहा है प्लीज आप म्यूट कर दीजिए। मुलायम जी कुछ कहना है आपको? जी सर, मैं बोल रहा था कि जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन में हम लोग का सर कंक्रीट वेस्ट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं सर, कंक्रीट को हम लोग गुड गुड प्रेजेंटेशन करते हैं सर, गुड प्रैक्टिस में डालते हैं। जैसे हमारा कवर ब्लॉक हो गया, हम लोग जो बैरिकेडिंग के लिए जो नीचे का जाम करते हैं, हार्ड बैरिकेडिंग के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। इधर हम लोग ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं सर, जहाँ पे एक्सेस के लिए ब्लॉक देते हैं सर। तो हमारा जो टीएम वगैरह जो रिजेक्ट होता है सर, जो वेस्टेज कंक्रीट होता है, तो हम लोग सर उसको गुड प्रैक्टिस में सर यूज करते हैं। ओके, चलो गुड। मेरे कहने का सर यही था सुधा जी। थैंक यू, थैंक यू। और मैंने ये सुना है कंस्ट्रक्शन में जो इंटीरियर जब चलता है किसी भी बिल्डिंग का, प्रोजेक्ट का, तो उसमें जो वेस्ट जनरेट होता है उससे आप ज्यादा रिसाइकल नहीं कर सकते, क्या ये सही है क्या? कंस्ट्रक्शन वाले प्लीज आप आंसर दे सकते हैं। यस सर, यस सर, नहीं नहीं कर सकते। यस सर। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। जो सर रिनोवेशन करते हैं ना इंटीरियर का, वो यूज नहीं कर सकते। अच्छा, रिनोवेशन वाला, ओके। जो जब हम पुराना पीओपी निकालते हैं तो उसका जो वेस्टेज है वो हम नहीं कर सकते हैं यूज। अच्छा हाँ, और उसका कैसे होता है, वो एक सर ने बताया ना, जैसे कि वो हम वेंडर्स को देते हैं तो वेंडर्स बाहर डंप कर देते हैं। फिर हमारी जैसे लोकल अथॉरिटी है, मैं यहाँ गुजरात में हूँ तो हमारे बड़ोदरा में वीएमसी करके है, तो वीएमसी में हम हर का जो उसका है वो सबमिट करते हैं, या फिर बीएमसी की प्रीमाइसिस में हम डंप करते हैं तो उसमें पर ट्रिप पे हमें चार्जेस लगते हैं, वो चार्जेस हम बीएमसी में पे करते हैं। ओके ओके, थैंक यू। आगे यहाँ पर मान लो कि आपको रिसाइकल की कंपनी डालनी है, जैसे कि वेस्ट रिसाइकल, आपको ऑपरेटर बनना है उस फैसिलिटी का। सबसे पहले तो आपके पास बहुत ज्यादा लैंड चाहिए, जमीन चाहिए, ठीक है? और उस लैंड के भी क्राइटेरिया है बहुत सारे, और आप गवर्नमेंट के पास फॉर्म 1 में एप्लीकेशन कर सकते हो कि भाई मुझे लाइसेंस दो, मैं रिसाइकल बनना चाहता हूँ, दैट्स इट। ठीक है, अब उसका एनुअल रिपोर्ट जो है वो फॉर्म 2 में आप सबमिट कर सकते हो, बाकी डिटेल्स इसमें दी गई है, दैट्स इट। ओके, यहाँ पर एसपीसीबी या पीसीसी दिया गया है, ठीक है? तो जनरली ये जो लाइसेंसिंग देने की अथॉरिटी है वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास है, ये भी याद रखना, ठीक?
और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फिर रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, कि कितना वेस्ट कलेक्ट हुआ, कौन से टाइप का, ये सारा पूरा रिपोर्ट है। और आपको ये भी बात बता दूं, ये सारा डेटा उनके वेबसाइट पर अवेलेबल रहता है, ये भी आप रखें, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या है, जैसे कि लाइसेंसिंग प्रोवाइड करना, टाउन प्लानिंग को इनकॉर्पोरेट करके साइट का अप्रूवल लेना, ठीक है, जैसे कि बंजर जमीन का जनरली लैंड फिलिंग के लिए या फिर इनकार्सरेशन रिसाइकलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नंबर 4 है प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल मेड फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन शैल बी मेड मैंडेटरीली टू अ सर्टेन परसेंटेज इन म्यूनिसिपल एंड गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्टली क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। सीपीसीबी का क्या ड्यूटीज है, ये सब इसमें दिया गया है। ये दोनों रूल्स पढ़ लेना सही से, इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। कौन सा, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ड्यूटी, और उसके बाद सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ड्यूटीज है, पढ़ लेना, ओके। शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 1 क्या है, क्राइटेरिया फॉर साइट सिलेक्शन फॉर स्टोरेज एंड प्रोसेस। अब ये किसके लिए है, ये गवर्नमेंट के लिए है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाला देखिएगा। अब यहाँ पर एक दिखा है, देखो, द प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग शैल बी लार्ज इनफ टू लास्ट फॉर 20 to 25 ईयर्स, ठीक है, मतलब वो 20-25 साल के लिए चलेगा, इतना बड़ा वो साइट होना चाहिए, इतना बड़ा वो लैंड होना चाहिए, याद रखें। लेकिन आपको सच बात बताओ कि इतना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, साइट सिलेक्ट करने के बावजूद भी वो 5-10 साल में वो पूरा जमीन भर जाएगा, इतना हम वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, सोचो। नॉट ओनली द कंस्ट्रक्शन वेस्ट, ठीक है, हम फैक्ट्री वाले वेस्ट ले लो, डोमेस्टिक वेस्ट ले लो, सब इतना वेस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं कि वो 5-10 साल में भर जा रहा है, ऐसा एक्चुअल डेटा कह रहा है। शायद आप भी इस बारे में शायद अवेयर हो गए, ठीक है। और बहुत सारी जो एफएमसीजी कंपनी है, ठीक है, फास्ट मूविंग कार्गो गुड्स हो गया, तो उनका भी वेस्ट, मतलब अच्छा वेस्ट, यानी कि अच्छा अच्छा मटेरियल, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, चाहे वो क्लोथ्स हो, शूज हो, वो यहाँ पर डंप किए जा रहे हैं समंदर में। सोचो वाई, क्योंकि जगह नहीं है। और अच्छे प्रोडक्ट्स की बात करो, नॉट द वेस्ट, अच्छे प्रोडक्ट्स जो कि यूज किए जा सकते, क्योंकि इतना प्रोड्यूस ही किया जा रहा है, इतना जनरेट ही किया जा रहा है, ये भी एक फैक्ट है। तो इसीलिए ये सब ईएसजी वगैरह, सस्टेनेबिलिटी, ये चल रहा है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि एनवायरनमेंट खतरे में, नेचर खतरे में है, और नेचर अगर खतरे में आ गया तो हम सब खतरे में आ जाएंगे। और उसके जो सिम्टम्स है वो देखने लगे हैं, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो या फिर एयर, जो भी साइकिल डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है, बर्फ पिघल रही है, समंदर का वाटर लेवल राइज हो रहा है, ये सारी चीजें हम देख ही रही है, ठीक है। अब ये सब पैरामीटर्स हैं। शेड्यूल में क्या रहता है, आपको पता है, शेड्यूल और एनेक्सर क्या रहता है। एनेक्सर में जनरली आपको फॉर्म्स के फॉर्मेट दिखेंगे ज्यादातर, ठीक है, कभी कभी लिस्ट दिया जाता है ज्यादातर। शेड्यूल में आपको दिखता है कि इन डेप्थ इंफॉर्मेशन दी जाती है, कोई भी एक्ट पढ़ लीजिए, कोई भी कानून पढ़ लीजिए आप, तो शेड्यूल में आप देखोगे तो जनरली लिस्ट रहता है, ठीक है, इन डिटेल, और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन दी जाती है, इन डेप्थ। यहाँ पर देखिए, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल मेड फ्रॉम कंस्ट्रक्शन वेस्ट एंड इट्स प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो उसका पैरामीटर क्या है, ड्रेनेज लेयर इन लेचेट कलेक्शन सिस्टम एट बॉटम, सैनिटरी लैंडफिल, गैस कलेक्शन लेयर अबव, वगैरह वगैरह। कंप्लायंस क्राइटेरिया क्या है, ओनली क्रश एंड ग्रेडेड हार्ड मटेरियल, स्टोन, कंक्रीट एक्सेट्रा शाल बी यूज्ड हैविंग पोर्स एंड साइज, उसका साइज कितना होना चाहिए, 2 mm टू 4.75 mm स्टैंडर्ड सिव साइज। देखो, तो ये इन डेप्थ क्राइटेरिया वहां पर दिया जाता है। तो शेड्यूल में हमेशा आप देखोगे कि इन डेप्थ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाती है। फॉर्म 1, ये देखिए, एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग ऑथराइजेशन, आपको ऑथराइजेशन चाहिए, आप यहाँ पर फॉर्म 1 में अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे फॉर्म का लॉन्ग फॉर्म क्या है पता है, फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट का शॉर्ट फॉर्म है ये फॉर्म, जिसे आरजी भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्म 2 है, फॉर्मेट फॉर इश्यू ऑफ ऑथराइजेशन टू ऑपरेटर। तो ऑपरेटर का लाइसेंस अगर आप देखोगे ना तो फॉर्म 2 में रहेगा, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन की बात करो तो जो कंस्ट्रक्शन वाले कंपनी, तो फॉर्म 2 में ही उनको दिया जाता है। फॉर्म 3 एनुअल रिपोर्ट का फॉर्मेट है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए। आप फॉर्म के टाइटल्स, फॉर्म नंबर 3 कौन से रूल्स में है और उसका टाइटल लिख लीजिएगा। जैसे कि अगर मुझे ये लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 फॉर्म 3 किसके बारे में है,
फॉर्मेट फॉर एनुअल रिपोर्ट टू बी सबमिटेड बाय लोकल अथॉरिटी टू स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इतना लिखिए, क्योंकि यही आपको एग्जाम में आने वाला है। इन डेप्थ आएगा ये कि फॉर्म का टाइटल क्या है, फॉर्म रूल 2 किसके बारे में का बात करता है, ये सारी चीजें इसमें आती है। आगे बढ़ते हैं। अब डॉक वर्कर एक्ट 1986 के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। तब तक मैं सब क्लोज कर देता हूँ। हाँ, ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक सेंटर का वेबसाइट है, ठीक है। इसमें सारी चीजें दी गई हैं, एक्ट्स वगैरह देख लीजिएगा, शायद आप लोग रेफर भी करते होंगे। और स्टेट के पोर्टल पर आपको इंफॉर्मेशन वगैरह फिल करनी रहती है। अब नेक्स्ट है डॉक वर्कर एक्ट। तो मैं डॉक वर्कर एक्ट के बारे में यहाँ पर दिखाऊंगा आपको। मैंने सिर्फ डॉक टाइप किया, डॉक वर्कर एक्ट। तो डॉक वर्कर एक्ट कौन सा है? सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट 1986। 1986। ओके, अब मैं एक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ अंग्रेजी में और यहाँ से हिंदी में, ठीक है। अब मैं अंग्रेजी वाला डाउनलोड कर लेता हूँ। अब इसके अंदर कोई रूल्स है क्या? तो रूल्स पर जैसे मैंने क्लिक किया तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका सिर्फ एक्ट ही बना है। ओके, क्या इसके रेगुलेशंस है क्या, वो भी देख लेता हूँ। यस, तो इसके 1990 में रेगुलेशंस भी बना है। रेगुलेशन इज एज गुड एज आप रूल कह सकते हो, लेकिन वो अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप वो रेफर कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा। यस, द डॉक वर्कर इन ब्रैकेट सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट 1986, ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। ये सारे सेक्शन है, इनके टाइटल्स है। तो हम सेक्शन 1 पर जाएंगे। कुल मिला के 25 इसके सेक्शन है। मैं दो चीजें आपको समझा दूंगा, 2-3 चीजें। डॉक क्या है, डॉक वर्कर क्या है, और ये एक्ट कहाँ पर एप्लीकेबल रहता है। सेक्शन 1, क्योंकि ये एक्ट है, this act may be called the Dock Worker Safety Health and Welfare Act 1986. Subsection 2, it extend to the whole of India, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल रहेगा क्योंकि सेंटर का एक्ट है। It shall come into the force on a such a date, सेंट्रल जो भी है डेट, यहाँ पर डेट के ऊपर आपको 1 दिख रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है? 15 अप्रैल 1987, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पढ़ना आना चाहिए कि एक का मतलब क्या है। It shall not apply to any ship of war of any nationality, इसका मतलब यह है कि ये कोई भी जंगी जहाजों पर अप्लाई नहीं रहेगा, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। ओके, जंगी जहाजों पर डॉक वर्कर एक्ट एप्लीकेबल नहीं रहता है। शायद आप में से कुछ लोग डॉक पर काम करते होंगे। नंबर 2, डेफिनेशंस इन दिस एक्ट अनलेस डेफिनेशंस। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसे कहा जाना चाहिए? हमें पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। कार्गो किसे कहा जाना चाहिए? कार्गो इंक्लूड्स एनीथिंग कैरिड और टू बी कैरिड इन अ शिप और अदर वेसल, ठीक है। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ डॉक सेफ्टी, ठीक है। तो जैसे कि फैक्ट्री का चीफ इंस्पेक्टर रहता है, ठीक है, उसी तरीके से यूसीडब्ल्यू का भी चीफ इंस्पेक्टर रहता है, सेम डॉक का भी चीफ इंस्पेक्टर रहता है। अब डॉक वर्क किसे कहा जाता है? इट मीन्स, अब डॉक का मतलब आपको पता है कि बंदर समुद्र के किनारे जहाँ पर जो भी शिप वगैरह या फिर वेसल्स वगैरह डॉक होते हैं, जहाँ से कार्गो या फिर जो भी लोग हैं उनका ये होता है, जनरली मूवमेंट रहता है। डॉक वर्क किसे कहा जाता है? इट मीन्स एनी वर्क इन और विद इन द विसिनिटी ऑफ एनी पोर्ट, ठीक है। पोर्ट, बंदरगाह, इन कनेक्शन विथ और रिक्वायर्ड फॉर और इंसिडेंटल टू लोडिंग, अनलोडिंग, मूवमेंट और स्टोरेज ऑफ कार्गोज। अब कार्गोज किसे कहा जाना चाहिए? कोई भी शिप या फिर वेसल, ठीक है। कोई भी चीज उस पर कैरी की जा रही है उसको कार्गो कहा जाता है। इन टू और फ्रॉम शिप, शिप के अंदर या शिप के ऊपर से, टू अदर वेसल, पोर्ट, डॉक, स्टोरेज प्लेस और लैंडिंग प्लेस, एंड इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या आएगा? वर्क इन कनेक्शन विथ, अब इसमें आएगा उससे रिलेटेड जो भी काम आते हैं, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ शिप्स और अदर वेसल फॉर द रिसिप्ट और डिस्चार्ज ऑफ अ कार्गो, मतलब जहाज को तैयार किया जा रहा है। शिपिंग, पेंटिंग, क्लीनिंग ऑफ एनी होल्ड, टैंक, स्ट्रक्चर और लिफ्टिंग मशीनरी, ठीक है। तो जो भी लिफ्टिंग मशीनरी है, टैंक है, स्ट्रक्चर है, जिसको तैयार किया जा रहा है, पेंट किया जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है, चिपिंग की जा रही है। उसके बाद डॉक वर्कर का डेफिनेशन है, इट मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड, मतलब जो भी पर्सन एम्प्लॉय किया गया है डायरेक्टली और यानी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू
ठीक है, डॉक वर्क के लिए। ठीक है, और डॉक वर्क क्या है उसका डेफिनेशन आपको दिया गया है। एम्प्लॉयर किसे कहा जाना चाहिए वो डेफिनेशन दिया गया है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर किसे कहा जाना चाहिए, जनरली डॉक अथॉरिटी रहते हैं वहाँ पर। और रेगुलेशंस, ठीक है, तो जो इस के रेगुलेशंस है वो भी आपको दिए गए हैं। अब आप बोलोगे कि सर कहाँ पर है रेगुलेशंस, ये देखिए मैंने इंडिया कोड की वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं, ये आपके सामने है। ठीक है, ये देखो, दिस रेगुलेशंस विल बी कॉल्ड द डॉक वर्कर सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर रेगुलेशन 1990। ठीक है, इसके 3 या 4 साल बाद आए थे वो रेगुलेशन। रेगुलेशन आर एज गुड एज रूल्स। आप में से कोई है क्या डॉक पर जो काम कर रहे हैं या किया हुआ है ऐसा कोई? आशीष जी, आपने मैसेज किया है नहीं पढ़ते कुछ भी, क्या आप बताओगे किस कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा है? आगे बढ़ते हैं। आशीष जी, आप आंसर देना चाहो तो। वेस्ट भाई, ओके ओके ठीक। अच्छा इंस्पेक्टर, अब यहाँ पर मैं सेक्शन 3 ऐसा अनाउंस कर रहा हूँ। सेक्शन 3 इंस्पेक्टर्स के बारे में है, तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ जो भी गवर्नमेंट जनरली अपॉइंट करते हैं उनके पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन का एग्जाम जो रहता है उसके थ्रू, कमीशन का एग्जाम रहता है उसके थ्रू। अब यहाँ पर मैंने रेगुलेशंस का क्या किया है, पीडीएफ ओपन किया है। तो इसे मैं जो 1 शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन कमेंसमेंट दिया गया है, यहाँ पर 2 डेफिनेशन दिया गया है, क्या मैं इनको सेक्शन कहूँ या रेगुलेशंस कहूँ, क्या कहा जाना चाहिए? मैंने द डॉक वर्कर रेगुलेशन 1980 रेगुलेशन सर, रेगुलेशन। करेक्ट करेक्ट, यस। तो अभी आपको समझ आ रहा है कि रेफरेंस देने के लिए जब आप रिपोर्ट बनाते हो, जब रीड करते हो, रेफर करते हो, तो क्या बोलना चाहिए, दैट्स इट। आगे चीफ इंस्पेक्टर, जैसे फैक्ट्री इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है उस तरीके से इनका भी अपॉइंटमेंट होता है सेम। अब आपको एक बात बताओ, तो जैसे ही ऑश कोड आएगा, ये डॉक वर्कर एक्ट है या फिर माइंस एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, ये सब मर्ज हो रहे हैं, आपको भी पता है। और चीफ इंस्पेक्टर की जगह ली है फैसिलिटेटर ने। ठीक है, उनको अभी फैसिलिटेटर कहा जाएगा। फिर यहाँ पर उनके पावर दिए गए हैं कि इंस्पेक्टर कभी भी जा सकता है, एंटर कर सकता है किसी भी डॉक पर। ठीक है, किसी भी कंसाइनमेंट या फिर किसी भी कार्गो को वो चेक कर सकता है, रिपोर्ट मांग सकता है आपसे, कोई डॉक्यूमेंट मांग सकता है, ये सारी चीजें, फोटोग्राफ्स ले सकता है, किसी के रजिस्टर की कॉपीज ले सकता है। ठीक है, अगर कोई एक्सीडेंट्स वगैरह हुआ है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के पावर्स है। ठीक, कोई भी जगह को सील कर सकता है वो, तो ये सारे पावर्स उसमें रहते हैं। पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर वेर एम्प्लॉयमेंट ऑफ डॉक वर्कर्स आर डेंजरस। ठीक है, डॉक डॉक पर बहुत सारे एक्टिविटीज रहती है सेम एज कंस्ट्रक्शन। ठीक है, भले वो डिफरेंट है लेकिन एक ही टाइम पर मल्टीपल एक्टिविटी चलती रहती है, और यस दे आर द डेंजरस एक्टिविटीज। ओके, if it appears to an inspector that any place at which any dock work is being carried on in such a condition that it is dangerous to life, he may in writing serve the owner person in charge place order prohibiting any dock work in such a place until measures have been taken to remove the cause of a danger to his satisfaction। इसका मतलब ये है, कोई भी इंस्पेक्टर अगर डॉक पर गया है, उसको लगता है कि अरे यहाँ पर ये जो काम हो रहा है इस जगह पर, तो कोई भी काम वो डेंजरस है, जिससे किसी की जान को खतरा भी हो सकता है, तो वो काम रोक के जो भी डॉग अथॉरिटी है या ओनर है उनको वो नोटिस दे सकता है कि भाई यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स आप लीजिए। और वो सेफ्टी मेजर रिकमेंड भी कर सकता है अपने लेटर में, चाहे वो ओरल हो या फिर रिटर्न। ओके, तो इस तरीके से उसके पास पावर है। आगे, an inspector serving an order under the subsection 1 endorse a copy of a chief inspector who may be modify or cancel the order without waiting for an appeal। ठीक है, तो वो चेंज भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है उस ऑर्डर को, मतलब जो भी रिटर्न में दिया है। सेक्शन 6 फैसिलिटीज टू बी अफोर्डेड टू एन इंस्पेक्टर। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। यस, अभी कौन से इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, जैसे कि ऑल कॉपीज ऑफ एन एक्स्ट्रा
from register or other record in relation to any dock work, all other information required by chief inspector or an inspector, any assisting him in course inspection or investigation carried out for the purposes of this act or the regulation. अब जहां जहां पर रेगुलेशन वर्ड आएगा समझ लेना कि डॉक वर्कर रेगुलेशंस की बात हो रही है. shall be regarded as confidential and shall not be disclosed to any one person or authority unless such a disclosure is for the purpose of any action or proceeding under this act or regulations. ठीक है. Or unless chief inspector or inspectors consider such a disclosure necessary to ensure health, safety, welfare of any dock worker. ठीक है. कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी रिलेटेड टू द डॉक वर्कर अनलेस कि चीफ इंस्पेक्टर को लगे कि इन्वेस्टिगेशन के लिए या फिर लोगों की सेफ्टी के लिए, डॉक वर्कर की सेफ्टी की बात हो रही है यहाँ पर, तो इम्पोर्टेंट है. अपील. अपील मतलब जो भी ओनर है वो अपील कर सकता है ऑर्डर के अगेंस्ट. यस मुलायम जी बोलिए, आपने माइक अनम्यूट किया. यस पोपट जी करेक्ट, लाइक मास्को डॉक आप कह सकते हो. एडवाइजरी कमेटी. एडवाइजरी कमेटी क्या है? द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे कॉन्स्टिट्यूट एन एडवाइजरी कमेटी टू एडवाइज अपॉन सच मैटर्स. जैसे कि द मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमेटी शाल be appointed by appropriate government and shall be such a number and chosen in such a manner as may be prescribed by the rule made under this act, provided that advisory committee shall include equal number of members representing appropriate government, dock worker and the employer of a dock worker and shipping companies. तो जो shipping companies है, ठीक है, उनके ओनर या फिर उनके मैनेजमेंट के लोग रहेंगे, डॉक वर्कर के लोग रहेंगे और गवर्नमेंट के लोग रहेंगे, ऑफिसर्स रहेंगे, और ये इक्वल इस पर रहेंगे. जनरली ये डॉक वर्कर के यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव वगैरह रहते हैं इसके अंदर. तो ये एडवाइजरी कमेटी बनती है. तो ये हमेशा इसके जो मेंबर्स है वो पढ़ लेना. ठीक है. एडवाइजरी कमेटी का सेक्शंस नंबर पढ़ लेना और लिख लेना. मैं बार बार आपको लिख लेना ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप जब स्टडी करने बैठोगे तब आप एक एक एक्ट, एक एक रूल्स का पीडीएफ ओपन करके ये सब पढ़ते रहोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे. उससे अच्छा है कि जब लाइव क्लास चले या आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तब ये बुक में लिख लीजिए सारी चीजें, बिकॉज दे आर द इम्पोर्टेंट. उसके बाद पावर वगैरह ऑलमोस्ट कॉमन है सबकी, चाहे वो फैक्ट्री का हो, चाहे वो डॉक का हो, चाहे वो माइन का हो. थोड़े बहुत चेंजेस है, ज्यादा नहीं है, ये भी याद रखना. ठीक है. तो जब भी आपको पावर के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आसान ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि इसमें से कौन सा चीफ इंस्पेक्टर का पावर नहीं है या है, इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा. मेरा एक्सपीरियंस आपको बताओ क्या है. 1.5 घंटा एग्जाम चलती है. ओके. 35 क्वेश्चंस रहते हैं, 70 मार्क्स का एग्जाम रहता है, हर एक सब्जेक्ट रहता है. 1.5 घंटा एग्जाम चलती है, उसमें से 10-15 मिनट में ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टूडेंट्स खत्म कर देते थे. सच में. ऑब्लिगेशन ऑफ अ डॉक वर्कर, कि डॉक वर्कर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या उन पर ऑब्लिगेशंस है. नो डॉक वर्कर शैल विलफुली इंटरफेयर, मिसयूज एनी अप्लायंसेस, कन्वीनियंस प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद एनी डॉक वर्क. उसके बाद कोई भी विलफुली कोई किसी की जान को खतरे में नहीं डालेगा, ऐसा काम नहीं करेगा. ठीक है. विलफुली मतलब जान के भी किसी पीपी का इस्तेमाल करने से वो मना नहीं कर सकता है. ठीक है. या कोई इक्विपमेंट या कोई अप्लायंसेस उसके सहूलियत के लिए या फिर उसके सेफ्टी के लिए या अदर लोगों के सेफ्टी के लिए अगर दिया गया है तो वो उसको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, उसको रूल फॉलो करने ही पड़ेगा. जो भी डॉक के रूल्स वगैरह होते हैं, पोर्ट के रूल्स होते हैं. पावर टू एग्जेम्प्ट, अभी एग्जाम्पशन पावर है, जनरली इस पर क्वेश्चन वगैरह नहीं आता है. प्रोटेक्शन सेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, ये ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे एक्ट में देखा है. प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ. देखो, नो सूट prosecution or legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this act. मतलब अगर किसी भी अफसर ने, किसी भी पर्सन ने अगर कोई एक्शन लिया है, कोई भी काम किया है
गुड फेथ में मतलब कि अच्छे होने के लिए, जैसे कि किसी की जान बचाने के लिए या किसी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ एक्शन लिया है और उसके वजह से अगर कुछ लॉस हुआ है, ठीक है, तो उस पर्सन पर कोई भी कानूनी मुकदमा नहीं चलेगा, उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं, कानूनी नहीं, कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसने जो एक्शन लिया है वो गुड फेथ में लिया है, मतलब उसके बिहाइंड जो मकसद था वो गुड फेथ, ठीक है। तो ऐसे फैक्ट्रीज एक्ट में भी दिया गया है, मतलब बहुत सारे कानून में दिया गया है कि उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है किसी भी वर्कर को। अब यहाँ पर सिर्फ वर्कर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जो भी अफसर है, इंस्पेक्टर है, इन सबकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी अच्छे काम के लिए एक्शन ली जाती है तो उस पर्सन को कोई भी लीगल लायबिलिटी का सामना नहीं करना पड़ता है, चाहे लीगल हो या फिर कोई भी। पेनल्टीज, यस, पेनल्टीज क्या क्या है? विलफुली ऑब्स्ट्रक्ट एंड इंस्पेक्टर इन एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर, ठीक है। अगर इंस्पेक्टर को मान लो कि आपने एंट्री देने से ही मना कर दिया, ठीक है, उसके फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, आपने फेंसिंग, गैंगवे गियर, ये सारी चीजें रिमूव कर दी हैं जिसके वजह से डॉक वर्कर की जान को खतरा हो सकता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा? शाल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, मतलब जेल हो सकती है 6 महीने तक, और विथ फाइन विच में भी एक्सटेंड टू, और 5,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है, या दोनों ही हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर किस तरीके से पढ़ना चाहिए ये सबसेक्शन, ठीक है। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 14 इस तरीके से पढ़ना चाहिए। इफ एनी being a person whose duty is to comply with any regulation contravenes such a regulation, or such a contraventions results in any fatal accident to a dock worker, or an accident which incapacitates a dock worker from earning his full wages for more than a fortnight, such a person shall be punishable with an imprisonment for a term which may be extended to 6 months, or with fine which shall be not less than 2,000 rupees in case of falling under clause A, and 500 rupees in case of falling under clause B, which may be extended in either case to 5,000 rupees or with both, ठीक है। आसान भाषा में समझाओ, अगर किसी डॉक वर्कर की जान जाती है, ठीक है, तो 6 महीने की जेल हो सकती है, या फिर यहाँ पर लिखा है 2,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है, या दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखें, तो उसके बेस पर ही ये कानूनी कार्रवाई होती है। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? मैं लास्ट का जो सेक्शन है वो रिपीट करता हूँ। अगर किसी डॉक वर्कर, थैंक यू, किसी डॉक वर्कर की जान जाती है, ठीक है, तो जो भी ऑफिसर वगैरह है उनको 6 महीने की जेल हो सकती है, 2,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है, या फिर ये दोनों ही हो सकते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये सारा इसमें प्रोविजन दिया गया है। डॉक वर्कर आप आगे रेफर कर लीजिए। सर मेरा क्वेश्चन था, हाँ जैसे कि अभी डॉक वर्कर की वहाँ पर अगर डेथ होती है, आप बोल रहे थे, तो मतलब ऑफिसर को अरेस्ट क्यों हाँ, होता है सर? अगर रूल्स रेगुलेशन में चलेंगे तो क्या क्या, कौन सा ऑफिसर? अब जैसे कि डॉक मतलब डॉक वर्कर्स होते हैं ना, डॉक पे जो आपने बोला, तो मैं ये हाँ कह रहा था, सर, जैसे अभी डॉकयार्ड पे जो भी वर्कर्स होते हैं, अगर उनकी डेथ होती है, मतलब कोई एक्सीडेंट के ऊपर हाँ होता है, तो हाँ, मतलब सर ऑफिसर को अरेस्ट क्यों करते हैं सर? ऑफिसर में प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन में चल रहा है, जो भी फॉर्मेलिटी होती है उसमें चलते, तो उनको अरेस्ट होती है फिर भी। ये मेरा क्वेश्चन है हाँ। सर। अब एक्चुअल में ऑन द रिकॉर्ड में कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन कुछ कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ क्या है। अगर एक्शन लेने का, आवाज कट रही है सर। सर वॉइस इज हाँ सर, आवाज आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ शायद अभी आप आवाज आएगा। पोपट जी का जो क्वेश्चन था उसका मैं आंसर करना चाहूंगा। क्या मेरा आवाज सही से आ रहा है ना?
हाँ सर, हाँ। थैंक यू। कि ऑफिसर को अरेस्ट क्यों किया जा रहा है? अब ऑफिसर, मैं ऐसा समझता हूँ कि ऑक्यूपायर या फिर उस डॉग का जो भी इंचार्ज रहेगा उसको अरेस्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि वो अल्टीमेट अथॉरिटी है, वो डे टू डे ऑपरेशंस में उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, इसलिए उनको अरेस्ट किया जाता है। अब हाँ, कुछ केस में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की जाती है, चाहे रूल्स फॉलो करने के बावजूद भी उनको इम्प्रिजनमेंट होता है कुछ दिनों के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर पब्लिक प्रेशर है या किसी अथॉरिटी का प्रेशर है तो फिर भाई दिखाना पड़ता है कि हमने एक्शन लिया है, शायद ये वजह होती है। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है। ठीक है। बाद में फिर उस ऑफिसर के जो लॉयर है, रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, काउंसलर है, तो वो यहाँ पर प्रूफ करते हैं कि उन्होंने अपनी जो ड्यूटी है वो अच्छी निभाई है, यहाँ पर ये अनसेफ एक्ट है, इसके लिए एक्सीडेंट हुआ है, देन उनकी बेल मंजूर थी और उनके ऊपर के चार्जेस फिर ड्रॉप हो गए। तो लेकिन इसमें उस बंदे को या जो भी अफसर है या जो भी पर्सन, उनको बहुत भुगतना पड़ता है। ये हार्श रियलिटी है, चाहे उस बंदे की गलती नहीं थी फिर भी। ऐसा कुछ केसेस में मैंने देखा है। कुछ साल पहले का किस्सा है, कंस्ट्रक्शन में एक फेटल एक्सीडेंट हुआ था। एक सेफ्टी ऑफिसर का भी नाम एफआईआर में डाला गया था। तो ओके, आवाज कट रही है। सर। नॉट ऑडिबल सर, वॉइस वॉइस। सॉरी, वॉइस नेटवर्क का क्या पता नहीं कि। हेलो, मैं अभी वाईफाई भी कनेक्ट किया है मैंने ऑफिस का, मेरा ऑफिस में ही हूँ अभी तक मैं भी। ठीक है, तो उसका भी वाईफाई कनेक्ट किया है। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता था कि अभी कुछ साल पहले मेरे एक स्टूडेंट ने ये शेयर किया था इंसिडेंट्स के। अभी आ रहा है ना क्लियर? तो उसने कहा कि यस सर, एक यस मेरे सर। कलीग है, पहचान वाले हैं, तो फेटल एक्सीडेंट हुआ था। तो पुलिस ने क्या किया कि एफआईआर में उनका नाम डाल दिया। अब सेफ्टी प्रोफेशन होता है, एक्चुअली कानून में क्या है कि सेफ्टी वाला एडवाइजरी रोल पर रहता है। ठीक है। तो उसका भी नाम डाल दिया था हड़बड़ी में, या शायद जो भी रखा होगा रीजंस। तो वो नाम हटाने के लिए एक्चुअली 2 साल लगे थे उनको। तो बहुत सारे पुलिस के चक्कर वगैरह काटे, क्योंकि आपको पता है कि चाहे वो सिविल प्रोसीडिंग्स हो या जो भी हो, उसको टाइम लगता है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो फास्ट हो जाता है। ठीक है। लेकिन सिविल प्रोसीडिंग्स में टाइम लगता है, तो उसको 2 साल लगे थे उस सबको निकालने के लिए। और कंपनी भी छोटा था, तो उनने भी उसको सपोर्ट नहीं किया था उस वक्त। तो ऐसा भी इंश्योरेंसेस मैंने सुने हैं। तो पोपट जी, आई होप यू गॉट द आंसर के जल्दबाजी में या कुछ एक्शंस दिखाने के लिए उनको शायद ये किया जाता है। दूसरा, आपको एक लीगल रीजन बताओ क्या है? क्योंकि वही पर्सन जो इंचार्ज है, वो ऑफिसर है, वही रिस्पॉन्सिबल रहता है पूरे फैक्ट्री की, पूरे डॉट की सेफ्टी के लिए। तो वो उसकी जिम्मेदारी है। अगर उसने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई होती तो एक्सीडेंट नहीं होता, ऐसा माना है। अगर आप प्राइमा फेसी ये प्रूव करा सकते हो आपके सीसीटीवी फुटेज से कि भाई ये गलती, हमने सारा सेफ्टी मेजर्स लिए थे, उसके बावजूद भी अगर यहाँ पर फैटेलिटी होती है, उसमें वर्कर की या किसी और पर्सन की गलती है, देन वहां पर उन पर मुकदमा नहीं चलता या फिर वहां पर चार्जेस नहीं लगते। शानवाज जी, बस क्या कहना है आपको? ओके सर, थैंक यू सर। शानवाज खान, आपने रिजाइन किया है, कुछ कहना है आपको? अच्छा, अपने इसमें कोई एलएलबी है, पढ़ा हुआ है या पढ़ रहा है? शानवाज जी, आप माइक हाँ सर। म्यूट करके हाँ आंसर दे हाँ, सकते हो, बोलिए ना। जी। वो सर, डॉग वर्कर्स को हम अनऑथोराइज्ड वर्कर भी बोल सकते हैं ना सर? तो ये अनऑथराइज नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड, ऐसा हाँ, कहना चाहते हो क्या आप? ऑथराइज एक जी जी। डिफरेंट हाँ आएगा, ठीक मतलब है। अनऑर्गेनाइज, जैसा मतलब जिसको ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज नहीं है, जैसा जो वर्क करने का है,
तो उसको डॉक वर्कर को ये भी बोल सकते हैं कि मेरे क्वेश्चन था। नहीं, हम ऑफिशियली लीगली ऐसा उनको अनऑर्गेनाइज नहीं कह सकते मेरे नॉलेज के हिसाब से। ठीक है मुलायम जी। ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ सर जो पनिशमेंट है अभी एडार का, तो सर क्या हाँ, क्या आउट ऑफ है? कंट्री में इससे ज्यादा पनिशमेंट है क्या सर? सॉरी सॉरी, क्वेश्चन रिपीट करोगे मुलायम जी? सर मेरा एक क्वेश्चन था, जो अभी ये जो पनिशमेंट है इंडिया के हाँ लिए जो अप्लीकेबल है एज पर BOCW एक्ट, क्या आउट यस, ऑफ कंट्री में भी इससे ज्यादा पनिशमेंट है क्या? ज्यादा जो है। 6 जो लोग महीने तक जो जेल वगैरह यस होती यस है। यस, ज्यादा है। ऑफ कोर्स अलग अलग कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट एक्ट है। जैसे कि यूएस में जाओगे तो ओशा है, सऊदी का कोड है खुद का। जो लोग गल्फ कंट्री में अभी काम कर रहे हैं वो बताएंगे कि आपको कितना स्ट्रिंजेंट है उनका सेफ्टी, और वहाँ पर पनिशमेंट भी ज्यादा है। यस, तो इसीलिए वहाँ पर राइट राइट, आउटसोर्सिंग ओके चलता ओके। है। और आउटसोर्सिंग से क्या होता है कि ऑब्लिगेशंस भी उस डे टू डे एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व रहता है वही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। देखो आपको एक थंब रूल बता देता हूँ मैं, थंब रूल है, याद रखना। आप चाहे किसी भी देश में चले जाओ, जो पर्सन, जो ऑफिसर, जो मैनेजमेंट का इंचार्ज डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है वो ही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, याद रखना। जिसके पास राइट अल्टीमेट ऑथोरिटी है, ये हमेशा याद रखना। अगर मान लो कि मेरे पास 100 करोड़ है, मैंने कंपनी डाल दी, लेकिन मैं ओनली इन्वेस्टर हूँ। रोज क्या काम होता है उसके लिए मैंने एमडी या जो भी है सीईओ वगैरह हायर कर दिया है, लेकिन मैं, मेरी कंपनी हूँ, मैं मालिक हूँ, तो मुझ पर कार्रवाई नहीं होगी। क्यों क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैं डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं हूँ। कार्रवाई होगी सीईओ पर, एमडी पर, या जो भी पर्सन इंचार्ज है जिसके पास ये सारे ऑथोरिटी है उस पर कार्रवाई होगी, याद रखना। और ऐसा ही होता है। आई होप मुलायम जी सही है, अभी क्लियर है राइट 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 आइडिया? सर, ओके ओके सर, यस। एग्री। और अलग अलग कंट्री में अलग अलग पनिशमेंट्स हैं, ज्यादा हो सकती है कम भी हो सकती है। चाइना का मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर पनिशमेंट आप किसी और पर भी ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि मुझे 6 महीने की जेल हुई है, तो कुछ कंट्रीज में मैंने ऐसा सुना है कि दूसरा पर्सन भी मेरे बिहाफ पर वो सजा काट सकता है। ठीक है, तो ऐसा सुना है मैंने। ओके, ओके सर, थैंक यू। ये सऊदी का कोई गल्फ का एक्सपीरियंस शेयर करेगा मेरे साथ कि क्या उनका लीगल सिस्टम किस तरीके से है, क्या सजा है, कम है, ज्यादा है, या नहीं के बराबर है, कोई बताएगा? आई एम श्योर कि आप में से कोई तो होगा ही कि जिसने गल्फ में या अदर कंट्रीज में काम किया है, या उसके बारे में पता है, तो प्लीज आप शेयर कर सकते हो। आशीष जी आपने सही कहा है कि अनस्किल्ड कह सकते हो। देखो एक कैटेगरी है आशीष जी कि अनस्किल्ड, जैसे कि डॉक वर्कर को स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड ऐसा हम कैटेगराइज कर सकते हैं। और वहां पर कुछ काम अनऑर्गेनाइज तरीके से चलते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। काम के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि ये अनऑर्गेनाइज तरीका है, तो पर्सन को हम अनऑर्गेनाइज वर्कर नहीं कह सकते। ओके, तो आज के लिए ही इतना ही। यस जगन्नाथ जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? सर क्वेश्चन नहीं, साउथ अफ्रीका का एक एक्सपीरियंस बताना चाह रहा हूँ। हाँ प्लीज प्लीज शेयर। हाँ, एक्चुअल साउथ अफ्रीका में क्या होता है सर कि पर्टिकुलर कोई भी वर्कआउट के लिए एक हाँ सेफ्टी वाला अपॉइंट किया जाता है और एक इंचार्ज ओके, होता है। अच्छा उसके बाद जो अपना पर्टिकुलर जो भी जॉब वर्क है उसका एक वर्क परमिट होता है। वर्क परमिट में जैसे अभी सेफ्टी की तरफ से हमने पीपी जो जो है, जो फॉर एग्जांपल कन्फाइंड स्पेस का एक परमिट दे रहे हैं, बराबर। हाँ हाँ तो बराबर, जो जो हमारी चेक लिस्ट है वो सेफ्टी वाला चेक लिस्ट करके पूरे जो नॉर्म्स ऑक्सीजन लेवल वगैरह जो भी है, हाँ लक्स लेवल, ऑक्सीजन लेवल जो भी, वो चेक कर लेते हैं, बराबर। करेक्ट, हाँ हाँ, उसके बाद जो इंचार्ज होता है, हाँ अभी तो बहुत सारा ऐसा हो गया है कि बाईपास बहुत ज्यादा होता है, तो ओके, वहाँ पे पर्टिकुलर वर्क के लिए एक टाइमिंग होता है। जैसे मेरे ड्यूरिंग में 4 घंटे के लिए वहाँ पे कंटिन्यू खड़े होना होता था। तो करेक्ट, हमारे सेफ्टी डिपार्टमेंट से एक बंदा खड़ा रहता। इन केस ड्यूरिंग द वर्किंग कुछ हाँ एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारे जिम्मेदार होते थे वहाँ पे, जो भी हाँ लीगल केस होगा। और हाँ उसका पहले केस चलता था एज सस्टेनेबिलिटी में जाता था। जो उनका ओके, गवर्नमेंट में पहले डायरेक्ट गवर्नमेंट में नहीं जाएगा, जो लोकल हाँ रहेगा हाँ उनके पास वो चले जाएगा। जो भी ओके, अगर कुछ भी मेजर एक्सीडेंट होता है, इंजरी या फिर फेटल होता है, तो उस हाँ हाँ रिगार्डिंग के लिए लोकल में जाएगा। जो एक बॉडी होती हम्म, थी,
जैसे हम सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स या फिर जैसे कमेटी बनाते हैं ना, तो एक प्रोजेक्ट की स्पेशल कमेटी बनती है। तो देन डिसाइडेड दिया, तो अगर कुछ मेजर होता है जिससे गवर्नमेंट में जा सकता है या फिर वर्कर के फैमिली को बुलाया जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, अगर वर्कर की फैमिली एक्सेप्टेबल है उसका मुआवजा लेने के लिए, तो गवर्नमेंट में नहीं जाएगा। और अगर हाँ, अगर फैमिली जाएगी गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट पुलिस के थ्रू अगर जाएगा वो केस, तो देन सेफ्टी जो वहाँ पे कंसर्न पर्सन रहेगा वो 25% उसका इन्वॉल्यूशन रहेगा और 75% उसके ऊपर। मीन्स अगर 1 साल का कैद होता है तो इंचार्ज को होगा, और 3 मंथ का जो केस होगा वो सेफ्टी वाले के ऊपर होगा। हेलो हेलो, यस बोलिए। हाँ हाँ हाँ, आया सर, वो एक रूल्स है वहाँ पे। चलो अच्छा है, थैंक्स फॉर शेयरिंग हाँ, दिस। और कोई शेयर करना चाहेगा कुछ? thanks। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास से हम अपना ये स्टार्ट करेंगे यूनिट 2, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मतलब आपका कल रहेगा शाम को